अनुगमन वेग का मान, ठीक है, निकालना। हम ये सीख रहे हैं कि अनुगमन वेग का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दरअसल हम अनुगमन वेग का क्या करना चाहते हैं, निगमन करना चाहते हैं, ठीक है। अब निगमन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानेंगे कि आप किस चालक के लिए अनुगमन वेग का सूत्र निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि कोई एक चालक पदार्थ है। क्या मान लेंगे, कोई एक चालक पदार्थ है, आकार इसका बेलनाकार है, समझ गए। और चालक ज्यादातर आप बेलनाकार ही इस्तेमाल करते हो, तार यूज करते हो ना। हमेशा बेलनाकार क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आप चालक के रूप में यूज किसको करते हो, तार को। तार कैसा होता है, बेलनाकार ही होता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर वो पतली सी डंडी होती है, करेक्ट है कि नहीं। तो उसका भी कुछ ना कुछ अपना अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका मतलब वो भी बेलनाकार होता है। तो वही हमने मान लिया कि आपको लंबाई कितनी ले रहे हो चालक तार की, एल। मान लो एल मीटर चालक तार की आपकी क्या है, लंबाई है। और उसके अनुप्रस्थ काट का मतलब जो पतला वाला है जिसे छीलते हो आप, वो कितना मोटा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। बात समझ में आई। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर बेलनाकार है तो इसका एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या होता है, इस मोटे वाले तार की या इस तार की, पतला भी तार हो सकता है, इसकी त्रिज्या क्या बोलेंगे, आर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसकी लंबाई एल है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, वैसे भी हम जानते हैं किसी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, अगर ऐसा बेलन रखा हुआ है। अगर हाइट एच है और रेडियस कितनी है, आर है, तो उसे बोलते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो उस हिसाब से हम यहाँ देख लेंगे। कुछ चीजें और हमें दी गई हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि अब इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एल है, तो कुछ न कुछ आयतन है। तो ये हम जानते हैं कि ये मान लीजिए कि एक निश्चित आयतन में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होगी। तो उसे हमने मान लिया कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दरअसल जो नाम देते हैं उसे इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता। तो किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये मान लेते हैं स्मॉल एन, तो इस एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आवेश कितना हो जाएगा। अगर कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन हो तो उस पर आवेश हो जाता है क्यू बराबर एन इंटू। तो अगर एकांक आयतन में आवेशों की संख्या स्मॉल एन है तो इसका मतलब उस पर उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू, करेक्ट है, सारी पिछली बातें हैं। अब हम जानते हैं कि जो इसमें किसी विद्युत क्षेत्र को लगाने पर, जैसे हमने इसमें एक बैटरी जोड़ रखी है ना, ठीक है, हमने लिखा है पहले से वी वोल्टेज की, तो जैसे भी वोल्टेज की बैटरी जोड़ने पर इसमें विद्युत क्षेत्र आ जाता है। विद्युत क्षेत्र आ जाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, अगर विद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, और एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे, ठीक है, और क्रमागत टक्कर करेंगे, ठीक है। क्रमागत टक्कर करने से उनमें एक वेग आएगा, तो उनका अगर हम औसत वेग निकालेंगे तो उसी औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। जबकि अगर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता था तो इसी औसत वेग को हम उष्मीय वेग कहते हैं, जिसका औसत मान क्या होता था, शून्य। बात समझ में आ गई ना, करेक्ट। तो अब जैसे अनुगमन वेग, और हमसे पूछ रहा है कि हम इसी अनुगमन वेग का क्या निकालना चाहते हैं, मान। तो अनुगमन वेग बराबर हो जाएगा, अब जैसे ही कहीं पे वेग आता है इसका मतलब उसको उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है उसे क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे तो इनका अपना एक त्वरण होगा, और चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सभी इलेक्ट्रॉनों के त्वरण को हम क्या बोल देते हैं, औसत त्वरण बोल देते हैं, करेक्ट है। तो औसत त्वरण, अगर इसका सारा त्वरण औसत त्वरण है तो औसत वेग बराबर हो जाएगा औसत त्वरण गुणित, अब ये दो क्रमागत टक्करों में जितना समय लेते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रांति। तो इसके कुल श्रांति काल, ये भी कुल श्रांति काल होता है, इस श्रांति काल और औसत त्वरण के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे, औसत वेग। अब ये बहुत ज्यादा ऐसे समझाने को हो गया, जबकि है ये कुछ नहीं। हम जानते हैं अगर कहीं भी त्वरण पता हो तो फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन से, ये मोशन ही तो हो रही है, गति ही तो हो रही है, v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं। u इसका प्रारंभिक वेग था, जब आपका विद्युत क्षेत्र नहीं था तो औसत इसमें वेग कितना होता था, 0 होता था, तो औसत उसमें वेग वैसे भी 0 होगा। और a इसका हम अल्फा बोल दिए हैं और t को क्या बोल रहे हैं, श्रांति। तो वैसे ही औसत वेग बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू टाउ। तो गति के प्रथम समीकरण से ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत, इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब छोटी सी बात हमें देखनी चाहिए कि अगर हमें अनुगमन वेग चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, औसत त्वरण और
श्रांति। अगर इन दोनों का मान हम निकाल लें तो अनुगमन वेग हम ऐसे धीरे से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए औसत। क्या निकालना होना चाहिए? औसत। और हम जानते हैं नॉर्मल त्वरण बराबर होता है बल बटे, करेक्ट है कि नहीं? तो अब यहाँ पे अगर इस चालक के पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन पे ये वैद्युत क्षेत्र इस पे इधर क्या लगाएगा? बल। करेक्ट है कि नहीं? आप जानते हो कि हमेशा किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आवेश पर, करेक्ट है कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र की धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक क्या लगता है? बल लगता है। तो इधर इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा? एक, बात समझ में आई कि नहीं? किधर लगेगा? विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋणावेश पे हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत और धनावेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपका वैद्युत बल कार्य करता है। ये पता है? करेक्ट है। और इस बल का मान कितना होता है? ये होता है Q इंटू जितना आवेश होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा कर देते हैं तो उसे बोलते हैं वैद्युत बल। बात सब पता है? करेक्ट है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे अगर हमें Q पता चल जाए, E तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया ही है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? बल। और इस बल को हम जितने भी इसमें चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो क्या पता चल जाएगा? त्वरण। बात समझ में आ रही है? तो औसत त्वरण बराबर हो जाएगा Fe/m, जहां m क्या है? m है चालक पदार्थ के सभी इलेक्ट्रॉनों का, यही तो होगा ना, चालक पदार्थ के सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। अब हमने अभी माना था कि इसके एकांक लंबाई में कितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना था? स्मॉल m। तो टोटल l लंबाई का कितना द्रव्यमान हो गया? m इंटू l। तो कुल चालक पदार्थों का देखो यहां माना हूं ना कि देखो एकांक लंबाई में द्रव्यमान m है, तो टोटल द्रव्यमान इसका कितना हो गया था? m इंटू, इसमें किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पे टोटल द्रव्यमान भी हमें पता है m इंटू, तो यहां से औसत त्वरण अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? Q। अब Q का भी मान हमें पता है ना। अच्छा, पहले Q निकालेंगे अभी, चलो एक बार लिख लेते हैं। तो QE/m, इसमें हमें m पता चल गया। m की वैल्यू m नहीं है, क्या है? m इंटू, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसे कैपिटल M लिख लीजिए। करेक्ट है कि नहीं? इसे क्या कर लेते हैं हम? कैपिटल M कर लेते हैं। तो पदार्थ के सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू, करेक्ट है। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा स्मॉल m इंटू, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? बोलो, एक एक बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। तो अल्फा में हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि Q मिल गया, M मिल गया, तो हम औसत त्वरण निकाल सकते हैं। Q में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको अभी जो आवेश पता था वो किसका था? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश था। आपको तो पूरे चालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों पे आवेश निकालना है ना। Q का मतलब क्या है? चालक पदार्थों के कुल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, चालक पदार्थों के कुल इलेक्ट्रॉनों का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी को हम Q बोल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि चालक पदार्थ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर हम मान लें चालक पदार्थ में कुल कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है तो इंटू E को क्या कहेंगे? इसका आवेश। अब अगर हमें कैपिटल N मिल जाए, मतलब चालक पदार्थ के कुल क्या मिल जाए? इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपने देखा है पीछे समीकरण 1 से कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल n। तो टोटल इसके आयतन में कितना हो जाएंगे? वही तो कैपिटल N होंगे ना। तो कुल, समझ पा रहे हो अब कि नहीं? तो कुल आयतन में नहीं समझ में आ रही बात? देखो एकांक आयतन में स्मॉल n है और टोटल पूरे चालक में हमने कैपिटल N माना है। तो अगर हमें कैपिटल N चाहिए तो ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू इसका, बोलो हाँ या ना? अगर एकांक आयतन में स्मॉल n है और हमें पूरे चालक का चाहिए तो पूरे चालक के आयतन से अगर स्मॉल n को गुणा कर दें तो पूरे चालक के इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इसका आयतन कितना होता है? अभी हमने बताया पाई आर स्क्वायर इंटू, अब पाई आर स्क्वायर को हमने एरिया ले ही रखा है, ए मान रखा है ना, आर हमने नहीं दिया, वो सिर्फ समझाया है आपको कि निकाल सकते हैं आप सवालों में। जब एरिया को हमने ए ही ले लिया है तो पाई आर स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं?
और स्मॉल एन ही रहेगा और इंटू क्या लिख लेते हैं ए एल। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल एन कितना आ गया, स्मॉल एन इंटू ए इंटू। अब अगर हम यहाँ ला के रख दें तो हमें टोटल क्यू पता चल गया। क्यू बराबर हो गया कितना, बोलिए एन ए एल इंटू, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। तो आपके पास क्यू आ गया, आपके पास कैपिटल एम आ गया। तो अतः अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अतः अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ क्यू मतलब एन ए एल, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सेट हो जाएगा, सारी वैल्यू सेट कर दिया हमने। एन ए एल इंटू कैपिटल ई, पक्का ना। तो क्यू इंटू ई हो गया अपॉन कितना, एम इंटू कैपिटल एम की जगह एम इंटू समीकरण नंबर। अब अल्फा पता चल गया। अब आपको क्या चाहिए, टाउ। क्या चाहिए, अब टाउ मतलब विश्रांति काल या श्रांति काल बराबर क्या होता है, फार्मूला लगाओ। हाँ, माध्य मुक्त पथ अपान अनुगमन वेग। अब समझ में आया क्यों लिखाया था कि माध्य मुक्त पथ अपान अनुगमन वेग से ही हम क्या निकाल सकते हैं, चल सॉरी श्रांति काल। अब श्रांति काल को अगर हम टाउ लिख दें, माध्य मुक्त पथ को हम क्या लिख दें, कुछ भी लिख दो आप, डेल्टा लिख दो। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चला। तो सारे इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई औसत दूरी को ही माध्य मुक्त पथ कहे। बात समझ में आई कि नहीं। तो डेल्टा दूरी अपॉन ये क्या हो जाएगा, वीडी। और इलेक्ट्रॉन में कितना लंबाई है, चालक की लंबाई कितनी है, एल है, ये फिक्स है। तो टोटल दूरी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक चलेगा चालक में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, स्मॉल एल दूरी ना। तो दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो यहां से टाउ बराबर हो जाएगा स्मॉल एल बाई, और आपको टाउ चाहिए था, टाउ का मान पता चल गया, समीकरण नंबर। अब समीकरण 4 व 5 का मान कहां रख देंगे, समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि हमें फाइनली जाना तो वही था ना। और वो क्या था, वो था अल्फा इंटू, अल्फा का मान मिल गया और टाउ का भी मान, करेक्ट है कि नहीं। दोनों ले जाके वहां क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो रखो अल्फा इंटू टाउ। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा एन ए एल ई अपॉन एम इंटू एल अपॉन वी डी। करेक्ट है, समझ में आ रही है कुछ बात, ठीक, ओके हो जाएगा। क्यू की वैल्यू अभी आपने निकाला है एन ए एल इंटू ई ना, स्मॉल का, और अपॉन का क्या हो जाएगा, अरे केवल क्यू, एन ए एल इंटू स्मॉल ई तो होगा, क्यू एन इंटू ई, और अपॉन का टी कितना हो जाएगा, एल अपॉन, करेक्ट है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि तुम्हें तो वीडी चाहिए। तो आई इंटू क्या हो जाएगा, एल अपॉन वीडी इज इक्वल टू एन ए एल इंटू ई, एन ए एल इंटू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, एल से एल क्या हो जाएगा, तो वीडी उधर ले जाओ, इधर ले ला दो, तो वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई, और यही तो पढ़े हो, दैट इज आई बराबर एन ई ए। तो इसी को आप अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या कहते हैं, संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ये आता है जो आपके सिलेबस में है। लेकिन जब आप अनुगमन वेग का मान निकालोगे तो क्या ये नहीं आएगा, क्या अनुगमन वेग का मान ये भी आएगा, पोटेंशियल के फॉर्म में निकालेंगे वो भी आएगा, अलग अलग मान आएंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन सारे देखो जो फार्मूले आए हैं, जितने भी डेरिवेशन हुए वो कहां से हुए हैं, केवल आवेश के मान से और औसत त्वरण के मान और श्रांति काल के मान से, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपको करंट और वीडी में संबंध चाहिए तो वहां तक कर लोगे, फिर लगा दोगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटे श्रांति काल। आवेश का मान टोटल एन ए एल इंटू ई हो जाएगा और श्रांति काल अभी हमने निकाला था एल अपॉन वी डी।
तो यहाँ से VD बराबर, देखिए ये तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ से VD बराबर I अपन NEA, तो इसका मतलब I बराबर NEA VD। बात समझ में आ गई, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर थैंक यू।